हेलो एवरीवन। कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रिटेन के संविधान के एक परिचय को प्रस्तुत करेंगे। ब्रिटेन के संविधान को हम मातृ संविधान के नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है। सामान्य रूप में ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान कहा जाता है और ऐसा कथन काफ़ी सीमा तक सही है, क्योंकि यह विश्व का एक सबसे पुराना और अत्यंत प्रभावशाली संविधान है। ब्रिटिश संविधान ने विश्वसनीय रूप में लोकतंत्रीय राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में बहुमूल्य भूमिका अदा की है। विश्व के लगभग सभी लोकतंत्रीय संविधानों पर ब्रिटिश संविधान के प्रभाव की छाप दिखाई देती है और ब्रिटिश संसद विश्व की सभी संसदों की जननी रही है और इससे दूसरे देशों की विधान पालिकाओं के संगठन और कार्यों को प्रभावित और निर्धारित किया है। दुनिया के अलग अलग देशों में विधान पालिकाओं का नाम चाहे अलग अलग है, परंतु इसकी विरासत एक ही है, अर्थात ब्रिटिश संसद। इसलिए यह आवश्यक समझा जाता है कि विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं का अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया, किस स्वरूप और किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है। ब्रिटिश संविधान दुनिया का एक प्राचीन संविधान है, परंतु कुछ विद्वान जैसे डी टॉकविले और थॉमस पेन का मानना है कि ब्रिटेन में किसी भी संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। डी टॉकविले और थॉमस पेन यह विचार देते हैं कि इंग्लैंड में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं है। थॉमस पेन का कहना है कि जहां संविधान को दिखाया ना जा सके वहां कोई संविधान अस्तित्व में नहीं होता और इसी विचार का समर्थन डी टॉकविले भी करते हैं। अपने इस मत जो ये डी टॉकविले और थॉमस पेन का कहना है कि ब्रिटेन में संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, अपने इस मत को सही सिद्ध करने के लिए इन्होंने 3 तर्क द्वारा इस अपने पक्ष को रखा है। पहला तर्क इनका क्या है कि संविधान के लिए यह आवश्यक होता है कि उसका स्वरूप लिखित हो। डी टॉकविले और थॉमस पेन का मत यह है कि संविधान के लिए यह आवश्यक होता है कि वह लिखित हो और एक पुस्तक के आकार में उपलब्ध हो, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान एक पुस्तक और लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा तर्क इनका ये है कि एक संविधान के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें संशोधन करने का एक विशेष निश्चित ढंग हो। थॉमस पेन और डी टॉकविले का मानना है कि एक संविधान की यह आवश्यक विशेषता होती है कि उसमें संशोधन करने की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई हो। इस निश्चित प्रक्रिया की अनुपस्थिति में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई भेद नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि इंग्लैंड में संवैधानिक संशोधन का कोई विशेष ढंग निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए इंग्लैंड में संविधान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक संविधान और तीसरा तर्क इनका ये है कि एक संविधान के लिए आवश्यक होता है कि वह निर्मित और कानूनी रूप में स्वीकृत संविधान हो। अपने मत के पक्ष में डी टॉकविले और पेन यह तर्क देते हैं कि एक संविधान के लिए यह आवश्यक होता है कि वह लोगों के द्वारा अथवा लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा स्वीकृत किया गया संविधान हो। इन उपरोक्त जो 3 तर्क प्रस्तुत किया है डी टॉकविले और थॉमस पेन ने, इन 3 प्रमुख तर्कों के आधार पर ही उन्होंने यह कहा है कि ब्रिटेन में कोई संविधान विद्यमान नहीं है। परंतु बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक डी टॉकविले और थॉमस पेन के मत को स्वीकार नहीं करते। वे ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को स्वीकार भी करते हैं और उसको एक सफल लोकतांत्रिक संविधान भी मानते हैं, जिसमें लास्की, आग और जिंक और गिलक्राइस्ट का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। लास्की जैसे विद्वानों का मानना है कि इंग्लैंड में शासन करने संबंधी नियमों का एक निश्चित समूह विद्यमान है, जिसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है और इंग्लैंड के लोग सदैव ही एक संविधान के अधीन रहे हैं
जो कि एंग्लो सैक्सन युग से लेकर निरंतर विकसित होता रहा है। इसे इंग्लैंड के लोग स्वीकार भी करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक विज्ञानी गिलक्राइस्ट का कहना है कि संविधान में उन लिखित या अलिखित कानून या नियमों का वह समूह शामिल होता है जो कि सरकार के संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों और शक्तियों में बंटवारे और उन सिद्धांतों जिनके आधार पर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है का वर्णन करता है। ब्रिटेन में संवैधानिक कानूनों और नियमों का एक विकसित और अच्छे ढंग से परिभाषित समूह विद्यमान है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन का एक संविधान है और ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व के संबंध में इन राजनीतिक विचारकों ने, इन राजनीतिक विद्वानों ने कुछ तर्क दिया है। इसमें पहला तर्क है कि यह आवश्यक नहीं कि संविधान लिखित ही हो। इन विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान अलिखित संविधानों अर्थात वह संविधान जो कि पुस्तक के रूप में लिखित नहीं होता के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यानी जो नियम और कानून पुस्तक के रूप में लिखित नहीं है उसको भी स्वीकार किया जाता है राजनीतिक विज्ञान में। ब्रिटिश संविधान इस श्रेणी में ही आता है। दूसरा तर्क इन्होंने दिया है कि ब्रिटिश संविधान के कुछ भाग लिखित रूप में विद्यमान हैं। इन राजनीतिक विज्ञानियों का मानना है जो इनके पक्ष में तर्क देते हैं कि ब्रिटेन में एक संविधान है। उनका मानना है कि यह कहना उचित नहीं कि ब्रिटिश संविधान पूर्ण रूप से अलिखित है। इसके कुछ भाग लिखित रूप में विद्यमान हैं। ब्रिटिश संविधान कुछ सीमा के लिए लिखित और बहुत सीमा तक अलिखित है। उदाहरण के लिए उन्होंने मैग्ना कार्टा का उदाहरण दिया है जो 1215 में ब्रिटिश संविधान का या ब्रिटिश कानून का अंग बना। पिटिशन ऑफ राइट्स जो 1628 में ब्रिटिश कानून का अंग बना और बिल ऑफ राइट्स जो 1689 में और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1701 ईस्वी में और पहला रिफॉर्म एक्ट जिसे फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट 1832 में और कई अन्य ऐसे कानून ब्रिटिश संविधान के लिखित भाग में हैं, परंतु इसको एक पुस्तक के रूप में एकत्रित नहीं किया गया है। यह संविधान अलग अलग भागों के रूप में विद्यमान है। इस परिप्रेक्ष्य में बॉटमी एक विद्वान है जो लिखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने संविधान के अलग अलग भागों को वहाँ ही रहने दिया जहाँ की इतिहास ने उसको उत्पन्न किया था। उन्होंने इनको इकट्ठा करके वर्गीकृत करके पूर्ण करने और इस पे एक पूर्ण एकत्रता बनाने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐतिहासिक चार्टर, दस्तावेज और कानून ब्रिटिश संविधान के भाग हैं और इन्होंने ब्रिटिश संविधान के रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाई है। इस परिप्रेक्ष्य में तीसरा जो तर्क है वो ये है कि संविधान में एक विशेष संशोधन ढंग का अस्तित्व एक आवश्यक शर्त नहीं होता। इन विद्वानों का मानना है कि किसी भी राज्य का संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। एक लचीला संविधान वह होता है जिसको बड़ी आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि संविधान के संशोधन का ढंग कठिन नहीं होता। इसके संशोधन साधारण कानून पास करने के ढंग से ही किया जा सकता है। ब्रिटिश संविधान एक लचीला संविधान है। यह एक साधारण और आसान ढंग से संशोधित किया जा सकता है और ब्रिटिश संसद इसके संशोधन में एक साधारण कानून पास कर सकती है। कानूनी रूप में एक साधारण कानून और एक संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए जाते हैं। फिर यह बात विश्वसनीय रूप से कही जा सकती है कि ब्रिटिश संसद में सदैव संवैधानिक संशोधन करते समय व्यवहारिक रूप में बहुत अधिक ध्यान देकर कानून निर्माण किया है। व्यवहारिक रूप में ब्रिटिश संवैधानिक कानून को ब्रिटिश संसद ने संशोधन के संबंध में सदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी यहाँ व्यवहारिक कानून को अधिक महत्व दिया गया है संवैधानिक कानून की तुलना में। चौथा तर्क इस परिप्रेक्ष्य में
दिया गया है इन विद्वानों द्वारा कि संविधान को कानूनी रूप में स्वीकार करवाना एक अत्यावश्यक शर्त नहीं है। यह कहना विश्वसनीय रूप से गलत है कि संविधान की रचना आवश्यक तौर पर एक संविधान निर्माण सभा द्वारा ही की जानी चाहिए। इसको लोगों के द्वारा स्वीकार करवाया जाना चाहिए। ब्रिटिश संविधान की तरह कोई भी संविधान विकसित संविधान हो सकता है। एक विकसित संविधान लोगों की इच्छा और स्वीकृति के साथ ही विकसित होता है। यह लोगों के प्रयासों का स्वाभाविक फल होता है और इसलिए इसको भी स्वनिर्मित और स्वीकृत संविधान कहा जा सकता है। फिर एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि दुनिया का कोई भी संविधान, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान आदि के संविधान वास्तविक रूप में स्वीकृत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया महासभा के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि 13 राज्यों के प्रतिनिधि ही शामिल थे और जिसको जनता के द्वारा स्वीकार नहीं करवाया गया था। और इन सब परिप्रेक्ष्य में अगर हम ब्रिटेन के संविधान को देखें तो ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, जिसमें जनता की स्वीकृति शामिल है। इस परिप्रेक्ष्य में पांचवा जो तर्क दिया गया है वो यह है कि प्रत्येक संविधान में लिखित और अलिखित भाग होते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक राज्य जिसमें एक लिखित संविधान होता है कि उनके व्यवहार में सदैव कई एक अलिखित नियम परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बिना परंपराओं के कोई भी कानून व्यवहार में चल नहीं सकता। परंपराएं कानून नहीं होती है, परंतु यह सदैव संविधान के अभिन्न भाग होती हैं। ब्रिटिश संविधान जो कि अलिखित है और अन्य राज्यों के संविधान जो कि लिखित है में कोई आंगिक अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि जबकि ब्रिटिश संविधान के अधिकतर भाग अलिखित हैं और कुछ भाग लिखित हैं, वहाँ लिखित संविधानों के बहुत से भाग लिखित हैं और कुछ भाग भी अलिखित हैं। इस प्रकार लिखित और अलिखित संविधानों में अंतर केवल दर्जे का होता है, आंगिक नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, परंतु बहुत सी परंपराओं के आधार पर भी यहाँ भी कार्य कर रहा है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद है और अधिकतर परंपराओं के आधार पर भी अमेरिका में कार्य होता है, शासन के संबंध में कार्य होता है। छठा तर्क है इनका कि यह एक व्यवहारिक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के पक्ष में एक बहुत शक्तिशाली तर्क यह है कि यह संविधान एक व्यवस्थित और सफल रूप से निरंतर कार्य कर रहा है। ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाएं अच्छे ढंग से संगठित रूप में निश्चित शक्तियों का प्रयोग कर रही है। अब यदि ब्रिटेन का कोई संविधान न होता तो ऐसा होना संभव ही न होता। ब्रिटिश व्यवस्था का सफल और कुशल व्यवहार यह सिद्ध करता है कि ब्रिटेन में एक संविधान विद्यमान है। सातवां तर्क यह प्रस्तुत करते हैं कि ब्रिटिश संविधान ने विश्व के लगभग सभी लोकतंत्रीय संविधानों को प्रभावित किया है। इन विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश संविधान एक मातृ संविधान है, मदर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कार्य किया है। इससे लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक संस्थाओं के संगठनों और संवैधानिक मशीनरी की रचना को काफ़ी मात्रा में प्रभावित किया है। राजनीतिक सिद्धांत के विकास में ब्रिटिश संविधान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐसी स्थिति भी ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को प्रकट करती है। आठवां तर्क इस परिप्रेक्ष्य में यह है कि ब्रिटिश संविधान पर लिखी गई महान रचना अनेक महान कानून शास्त्रियों और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश संविधान के नियमों और विशेषताओं का विश्लेषण करके अपनी रचनाएं प्रकाशित की हैं और महान कानून शास्त्रियों द्वारा लिखित रचनाएं ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को प्रकट करती है। और नौवां इस परिप्रेक्ष्य में जो तर्क दिया गया है वो यह है कि संविधान का वास्तविक अर्थ है संवैधानिक कानून। सभी राजनैतिक वैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं कि राज्य के संविधान का अर्थ है संवैधानिक कानून का समूह जो कि सरकार के संगठन, कार्यों और शक्तियों का निर्धारण करता है। इसके भाव वह पुस्तक नहीं जिसमें संवैधानिक कानून लिखा गया होता है।
इस परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संवैधानिक कानून तो पूर्णतः मात्रा में विद्यमान है, परंतु एक पुस्तक विद्यमान नहीं जिसमें यह संवैधानिक कानून दर्ज किया गया हो। जेनिक्स, जो कि एक राजनीतिक विचारक है, उन्होंने ठीक ही कहा है कि यदि संविधान से अर्थ है संस्थाएं न कि कागज, तो ब्रिटिश संविधान वास्तव में अस्तित्व में है। यानी इनका कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटेन में संस्थाएं तो विद्यमान हैं, लेकिन वो कागज पे लिखित रूप उसका नहीं है। यानी यहाँ पे संस्थाएं विद्यमान हैं तो यहाँ पे संविधान कार्यरत है। उनके कहने का मतलब ये है। इन सभी जो तर्क है, इन सभी तर्कों के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व विद्यमान है। डी टॉकवेल और थॉमस पेन के विचार संकीर्ण और नकारात्मक हैं और इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश संविधान के कुछ भाग तो लिखित रूप में विद्यमान है, परंतु अधिकांश रूप में यह एक अलिखित और विकसित संविधान है। और इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है उसको एक संविधान का दर्जा दिया जा सकता है। भले ही कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद हो, लेकिन जो तर्क प्रस्तुत किया गया है उस तर्क के आधार पर यह देखा जा सकता है कि ब्रिटेन में एक शासन प्रणाली है और वो शासन प्रणाली अपने नियमों कानूनों के संग्रह के साथ सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में एक संविधान है, भले वो लिखित रूप में नहीं है, लेकिन एक संविधान, एक कार्यप्रणाली ब्रिटेन में विद्यमान है। और आगे हम ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, कहाँ से ब्रिटेन के संविधान को अपनाया गया, कैसे कहाँ से किस नियमों को कहाँ से इकट्ठा किया गया, इस बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। तो हम ये टॉपिक है ब्रिटिश संविधान के स्रोत। तो इसको शुरू करते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित और विकसित संविधान है, जो कि आपको पता चल गया है। यह धीरे धीरे विकास की उपज रहा है। इसके विकास में अनेक तत्वों ने अपना योगदान दिया है तथा यह कई स्रोतों से लिया गया संविधान है। ब्रिटिश संविधान के स्रोतों का वर्णन करते हुए लॉर्ड ब्राइस ने एक बार कहा था कि यह मानवीय सोच, वकीलों और राजनेताओं के द्वारा वर्ण सिद्धांतों, रीति रिवाजों, समझदारियों और विश्वासों पर आधारित संविधान है। यह अधिकतर राजनीतिक आदतों को कानूनी स्वरूप दिए जाने की उपज रहा है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के कई एक स्रोत रहे हैं, जैसे ऐतिहासिक चार्टर, संसदीय कानून, साधारण कानून परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संसद के नियम, रीति रिवाज और वैज्ञानिक विवेचनाएं। इसमें जो पहला स्रोत है, मतलब जो जब हम स्रोत का डिस्कशन करते हैं तो उसको कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला इसका डिवीज़न जो है वो है महान ऐतिहासिक चार्टर्स, यानी कुछ ऐसे चार्टर्स एंग्लो काल से चली आ रही हैं जिसको अब कानूनी रूप दिया जा चुका है, जिसको एक संविधान का हिस्सा माना जाता है। इसमें चार्टर्स में ब्रिटिश संविधान के स्रोत की सूची में सबसे पहला स्थान ऐतिहासिक चार्टरों को प्राप्त है। इसको महान संवैधानिक मील पत्थर या फिर ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश संविधान की मौलिक विशेषताओं की रचना निर्धारित की है। इसमें सबसे पहला है मैग्ना कार्टा 1215 में, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में, बिल ऑफ राइट्स 1689 में। 3 ऐसे महान चार्टर हैं जिनको ब्रिटिश संविधान के बाइबल भी कहा जाता है। इन्होंने ही एक लोकतंत्रीय संविधान और संवैधानिक राजतंत्र की विद्यमानता को एक ठोस आधार प्रदान किया है। सबसे पहले नाम मैग्ना कार्टा का आता है, जिसको कि राजा किंग जॉन ने 1215 में स्वीकार किया था और उन्होंने ब्रिटेन के संवैधानिक कानून की कई विशेषताओं का नींव रखा था। इसमें यह लिखा गया है कि कुछ ऐसे कानून भी होते हैं जो कि राजा पर भी लागू होते हैं।
यह भी लिखा गया है कि लोगों की स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता, किसी को न्याय से न तो वंचित किया जा सकता है और न ही न्याय बेचा जा सकता है और न ही न्याय करने में देरी की जा सकती है। फिर पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 जो कि राजा किंग चार्ल्स प्रथम ने स्वीकार की थी, में लिखा गया है कि राजा स्वेच्छा से अर्थात संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता, स्वेच्छाचारी ढंग से किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता, शांति के समय सैनिक शासन लागू नहीं कर सकता और राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। और बिल ऑफ राइट्स 1689 में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और ब्रिटिश संविधान में संवैधानिक राजतंत्र का नींव पत्थर रखा। मतलब उसी समय से संवैधानिक राजतंत्र की शासन प्रक्रिया लागू की गई। और बिल ऑफ राइट्स संसद के द्वारा पास एक कानून ही था, परंतु इसकी उच्च महानता के कारण ही इसको महान संवैधानिक चार्टर का दर्जा मिला, क्योंकि इसने 1688 की शानदार क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति की भावना और निष्कर्षों को कानूनी स्वरूप दिया। 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को भी ऐसा ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा न केवल इंग्लैंड में राज सिंहासन की उत्तराधिकारिता की रेखा निर्धारित की गई है, बल्कि ब्रिटिश संविधान के कुछ महान सिद्धांतों को भी दर्ज किया। यह लिखा गया कि संसद की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। इस प्रकार मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स और एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ब्रिटिश संविधान के महान स्रोत माना जाता है। दूसरे स्रोत के तहत ब्रिटिश संसद के कानून आते हैं, जिसमें ब्रिटिश संसद के एक निरंतर कार्य करने वाले संविधान निर्माण सभा के रूप में भी कार्य किया है। समय समय पर इसने कई ऐसे कानून पास किए जिन्होंने ब्रिटिश संवैधानिक संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और कार्यों को नियमित और निर्धारित किया है। कई ऐसे कानून ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इस श्रेणी में सुधार कानून 1832, 1867, 1889, 1918 और 1928 को शामिल किया गया है। इन सभी कानूनों ने मिलकर ही ब्रिटिश लोकतंत्र को एक शक्तिशाली आधार दिया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा पास कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कानून है जिसको संविधान के स्रोतों का दर्जा प्राप्त है, जैसे हैबियस कॉर्पस एक्ट 1689, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1835, द जुडिशियल एक्ट ऑफ 1873 एंड 1876, द स्टेटस ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931, द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911 and 1949, the Minister of the Crown Act 1937 और इसी प्रकार अनेक और भी एक्ट हैं जिसको ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार किया गया। और तीसरा स्रोत जो है वो है साधारण कानून जिसे कॉमन लॉ कहते हैं। संसद के द्वारा पास कानूनों के साथ साधारण कानून भी ब्रिटिश संविधान का स्रोत रहा है। साधारण कानून से अर्थ कानूनी नियमों का वह समूह रहा है जो कि संसदीय कार्य से अलग इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ है, जो कि संसदीय कार्य से अलग इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ है और जिसको समस्त ब्रिटेन में मान्यता मिली है। साधारण कानून लंबे ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ है और इसका आधार भी ब्रिटेन के रीति रिवाज और परंपराएं रही हैं। जिन रीति रिवाजों अथवा परंपराओं को ब्रिटिश न्यायालयों ने साझे रीति रिवाज और परंपराओं के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की, उनको साधारण कानून का स्वरूप मिल गया। साधारण कानून का स्रोत ब्रिटिश रीति रिवाज रहे हैं और न्यायालयों की मान्यता मिलने के कारण इन्होंने ब्रिटिश संवैधानिक मशीनरी के विकास और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में लोगों को जो अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वे बहुत सीमा तक साधारण कानूनों पर ही आधारित हैं।
ज्यूरी के द्वारा मुकदमों की सुनवाई, विचार प्रकट करने और भाषण देने की स्वतंत्रता, सभाएं करने की स्वतंत्रता, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यवाही, सरकारी कार्यवाही की प्राप्ति का अधिकार आदि साधारण कानूनों पर आधारित अधिकार है। चौथे स्रोत के रूप में हम संविधान की परंपराएं, कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। परंपराओं का अर्थ वे समझदारियां, आदतें और व्यवहारिक प्रथाएं हैं जो कि निस्संदेह राजनीतिक नैतिकता की भाग रही हैं तथा राजनीतिक सत्ताधारियों के व्यवहारों और दिन प्रतिदिन के संबंधों को प्रभावित और निर्धारित करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। साधारण शब्दों में परंपराओं का अर्थ है राजनीतिक रीति रिवाज जो कि समय समय पर उत्पन्न हुए और जिन्होंने ब्रिटिश संविधान के वास्तविक व्यवहार को प्रभावित और निर्धारित किया और आज भी कर रहे हैं। वास्तव में कानून सदैव परंपराओं के साथ ही व्यवहार में लागू होता है। परंपराएं ही कानून और संविधान के वास्तविक व्यवहार को नियमित और निर्धारित करती है। ब्रिटिश संविधान के विकास और व्यवहार में कई एक महान परंपराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आज भी कर रही है। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था लगभग पूर्ण रूप से परंपराओं पर आधारित व्यवस्था है। राजा और कैबिनेट तथा राजा और संसद के मध्य संबंध भी परंपराओं के द्वारा ही नियमित हुआ है। ब्रिटिश संविधान के सभी राजनीतिक संस्थाएं बहुत से परंपराओं के आधार पर ही कार्य कर रही है। ये कहना उचित है कि परंपराएं हैं ब्रिटिश संविधान का ताना बना रही हैं। परंपराओं को ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। अगले स्रोत में हम देखते हैं न्यायालयों के कुछ न्यायिक निर्णय। ब्रिटिश संविधान का पांचवा महत्वपूर्ण स्रोत न्यायिक निर्णय रहे हैं। ब्रिटिश संवैधानिक नियमों और ऐतिहासिक दस्तावेज की व्याख्या न्यायालयों के द्वारा ही की जाती रही है। न्यायालय निर्णय ही औपचारिक कानूनों और संविधान की विशेषताओं के अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों के बहुत से अधिकार ब्रिटिश न्यायालयों के द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों पर ही आधारित रहे हैं। कई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों ने ब्रिटिश संविधान के स्रोतों के रूप में कार्य किया है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जिन मुकदमों में दिए गए हैं वे हैं सर्ली वर्सेस फ्रैग, स्कीनर वर्सेस ईस्ट इंडियन कंपनी, एप्से वर्सेस वाइट, स्टॉकडेल वर्सेस हैंडसर, वाइस वर्सेस डनिंग। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे रहे हैं। छठे स्रोत के रूप में हम संसद के कानून और रीति रिवाज को देख सकते हैं। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों ने सदैव अपने उन नियमों की रचना की है जिनके आधार पर दोनों सदन कार्य करते हैं। संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संबंध में भी ब्रिटिश संसद ने सदैव स्वयं नियम निर्धारित किए हैं। ब्रिटिश संसद अपनी कार्यवाही को स्वयं अपने नियमों के द्वारा चलाती है। ब्रिटिश संसद के कानून निर्माण का कार्य और अन्य सभी कार्य ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए गए कानूनों अथवा अपनाए गए रीति रिवाजों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाते हैं। ऐसे संसदीय कानूनों और रीति रिवाजों को ब्रिटिश संविधान का एक भाग माना जाता है और यह संविधान के स्रोत भी रहे हैं। और कानून शास्त्रियों की रचनाएं और वैज्ञानिक समीक्षाएं यह भी ब्रिटिश संविधान के स्रोत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे अनेक प्रसिद्ध कानून शास्त्रियों ने समय समय पर ब्रिटिश संवैधानिक कानूनों की वैज्ञानिक समीक्षाएं की हैं। इनकी रचनाओं को भी ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्ध कानून शास्त्रियों की रचनाओं के आधार पर ही बहुत बार ब्रिटिश न्यायालयों ने ब्रिटिश कानूनों की व्याख्या की है और अपने निर्णय दिए हैं। इसलिए प्रसिद्ध कानून शास्त्रियों की रचनाओं को ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। कुछ ऐसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कमेंट्रीज ऑन द इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय ब्लैकस्टोन और डाइसीज लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी लॉ जो आप जब
न्यायपालिका का डिस्कशन होगा, तो उसमें पहले रूल ऑफ लॉ जो डाइसी द्वारा दिया गया है उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद इंग्लैंड के न्याय प्रणाली का डिस्कशन होगा। इसमें पीटर में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, अगला है एंशंस लॉ एंड कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगला है जेनिक्स कैबिनेट गवर्नमेंट। ऐसे कुछ कानून शास्त्रियों द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं जिसे इंग्लैंड के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया है। ऐसे जो उपरोक्त स्रोत हैं उनके विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान के विकास में कई स्रोतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश संविधान अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान है। W.V. मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों और व्यवहारिक नियमों का एक जटिल समूह है। यह चार्टर्स, संसदीय कानूनों, साधारण कानून, परंपराओं, रीति रिवाजों और व्यवहारिक नियमों का एक समूह है। यह एक दस्तावेज नहीं, कई सौ दस्तावेज है। इसका एक स्रोत नहीं, कई स्रोत है। इस प्रकार हम ब्रिटिश संविधान का स्रोत पे भी डिस्कशन कर लिए, यानी ब्रिटिश संविधान कैसे बना, इसमें किसकी किसकी भूमिका रही। जैसे आप भारत के संविधान के स्रोत को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम 9 देशों के संविधान से क्या लिए, या और जो पिछले भारतीय संविधान का विकास हुआ उसमें किस चार्टर एक्ट से क्या लिया गया। उसी प्रकार हम ब्रिटेन के संविधान के विकास की प्रक्रिया है, उसके विकास की प्रक्रिया में किन किन स्रोतों से कहाँ कहाँ क्या आया, किन किन कानून शास्त्रियों ने क्या क्या कार्य किए, संविधान क्या क्या नियम बनाए, उस नियम को कैसे लिया गया है संविधान में। आगे जब आप रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे तब आपको डाइसी से कानून शास्त्र के विचारों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में ब्रिटेन के संविधान की क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें कहा गया ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसको समझिए। अलिखित और विकसित संविधान होने के नाते ब्रिटिश संविधान तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का एक रुचिपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है। कई ढंगों से ब्रिटिश संविधान एक विलक्षण संविधान है। अलिखित, विकसित, लचीले संविधान के रूप में यह एक विकसित, उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंदर संवैधानिक राजतंत्र की विद्यमानता को दिखाता है। यह विश्व का सबसे पुराना संविधान है जिसने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों की रचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में इसका अध्ययन करना प्रमुखता से आवश्यक हो जाता है। सामान्य तौर पर तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और ब्रिटिश संविधान के अध्ययन से ही आरंभ किया जाता है। जैसे प्रोफेसर मुनरो जैसे कई विचारक तो ब्रिटिश संविधान को सभी संविधानों की मां का दर्जा देते हैं। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम अब ब्रिटिश संविधान की क्या मुख्य विशेषता है इसके बारे में बताते हैं। इसकी प्रमुख पहली विशेषता है अलिखित संविधान और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन संविधान अलिखित संविधान का एक बड़ा नमूना है। इसका न तो कभी किसी संविधान का निर्माण सभा ने बनाया है, मतलब इस संविधान का निर्माण के लिए कोई संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, और न ही कभी किसी सभा ने कोई बैठक की। इसके नियमों का संग्रहीकरण करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो रीति रिवाज, नियम, कानून, परंपराएं हैं उसको संग्रहीकृत करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यह सदैव विद्यमान रहा है और इनमें सदैव ही ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को संवैधानिक और कानूनी आधार प्रदान किया है। इसके लिखित स्वरूप की आलोचना करते हुए कुछ विद्वान जैसे डी टॉकविले और पेन इसके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, परंतु आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी संख्या डी टॉकविले और पेन के मत को रद्द करके यह स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश संविधान अपने अलिखित स्वरूप में काफ़ी समय से विद्यमान है और आज भी है। यह एक अलिखित और विकसित संविधान है जिसने कि समय अनुसार अपने स्वरूप को बदला भी है और ब्रिटिश लोगों के हितों की पूर्ति भी की है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, परंतु इसके साथ भी
यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इसके कुछ अति महत्वपूर्ण भाग जैसे मैग्ना कार्टा, पेटिशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट और अनेक महत्वपूर्ण संसदीय कानून लिखित रूप में विद्यमान है। दूसरा है कि सबसे पुराना, इसकी दूसरी विशेषता है सबसे पुराना और विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान अत्यंत पुराना संविधान है, यह एंग्लो सैक्सन युग से लेकर अब तक विद्यमान है। इसके पीछे लगभग 1500 वर्ष से भी अधिक का इतिहास विद्यमान है। ब्रिटिश राजतंत्र और संसद की जड़ें ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास के पहले युग एंग्लो सैक्सन युग तक फैली हुई है। ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान भी है, यह धीरे धीरे होने वाले विकास की उपज रहा है। इसकी विकास की प्रक्रिया एंग्लो सैक्सन युग से ही आरंभ हुई और आज तक चली। ऑग एंड जिंग जो एक विचारक हैं, उनका कहना है कि ब्रिटिश संविधान जीवित आंगिक इकाई है, लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए सदैव विकसित होता रहा है। ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे परंतु बिना किसी बड़ी बाधा के निरंतर विकास हुआ है। वुड्रो विल्सन इस परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं कि ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास की प्रमुख विशेषता यही रही है कि इसकी राजनीतिक संस्थाएं निरंतर विकसित होती रही है और इस निरंतर विकास की प्रक्रिया के कारण ही एक अत्यंत पुरानी संवैधानिक व्यवस्था अपनी वर्तमान आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था के अस्तित्व में आ रही है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि आप आकस्मिकता और रचना का बालक, चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइन। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश संविधान के विकास में जिन दो तत्वों ने विश्वसनीय तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वे है आकस्मिकता, एक्सीडेंट, और दूसरी रचना, डिज़ाइन। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में कैबिनेट प्रणाली, द्विसदनवाद और द्विदलीय व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास कई एक घटनाओं के कारण ही हुआ है। उदाहरण के रूप में चार्ल्स द्वितीय के 5 प्रमुख मंत्रियों 5 प्रमुख मंत्रियों का जो पहले अक्षर का नाम था, जैसे सिल्फोर्ड का सी, आर्लिंगन का ए, बैंकिगन का बी और एस्ले का ए और लॉन्डर का एल के नामों के पहले अक्षर से कैबल CABAL बना, जो कि बाद में कैबिनेट के रूप में बदला गया। फिर 18वीं शताब्दी के आरंभ में एक विदेशी राजा जॉर्ज प्रथम के गद्दी पर विराजमान होने और उसके पश्चात एक आराम पसंद राजा जॉर्ज द्वितीय के राजा बनने के फलस्वरूप जो वातावरण उत्पन्न हुआ, उसने एक मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने प्रधानमंत्री का दर्जा ग्रहण कर लिया और कैबिनेट प्रणाली के विकास की प्रक्रिया को आरंभ किया। और 18वीं शताब्दी के पहले 60 वर्षों में इंग्लैंड ने प्रधानमंत्री के पद और कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। 1760 के पश्चात राजा जॉर्ज तृतीय ने जब इस विकास को रोकने का प्रयास किया तो वह ऐसा करने में असफल हुआ और 18वीं शताब्दी में कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के अभिन्न अंग बनकर सामने आए। इसी प्रकार ब्रिटेन में द्विसदनीय संसद और द्विदलीय प्रणाली का विकास भी आकस्मिकता के तत्व के प्रभाव के अधीन ही हुआ है, परंतु इसके साथ साथ ब्रिटिश लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ब्रिटिश संसद ने आवश्यकता पड़ने पर बहुत से ऐसे कानून पास किए जिन्होंने ब्रिटिश संविधान को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में कई एक सुधार कानून पास करके ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को एक लोकतंत्रीय स्वरूप प्रदान किया। अब इसके अगली विशेषता, चौथी विशेषता, ये ब्रिटिश संविधान की चौथी विशेषता है एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है और ब्रिटिश संविधान एक एकात्मक संविधान है। ब्रिटेन में शासन की सभी शक्तियां एक ही केंद्रीय सरकार के हाथ में विद्यमान है। ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित कानून सभी लोगों और सभी संस्थाओं और सभी स्थानों
पर लागू होते हैं। ब्रिटेन की सरकार अकेले ही राज्य का प्रशासन चलाती है। स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्थानीय सरकारें तो विद्यमान हैं, परंतु यह अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से ही प्राप्त करती है। इसका अगली विशेषता यह है कि बहुत लचीला संविधान है। ए वेरी फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान एक अलिखित और विकसित संविधान होने के साथ साथ एक लचीला संविधान भी है। इसको दुनिया का सबसे अधिक लचीला संविधान भी कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश संसद एक साधारण कानून पास करके ही संविधान में किसी प्रकार का भी संशोधन कर सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में साधारण कानूनों और संसदीय कानूनों में कोई भेद नहीं किया गया है। ब्रिटिश संसद एक द्विसदनीय विधान पालिका तो है, परंतु इसके ऊपरी सदन अर्थात लॉर्ड सभा के पास बहुत कम ही शक्तियां हैं। इसकी सभी शक्तियों का प्रयोग तो कॉमन सदन ही करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉमन सदन ही ब्रिटिश संविधान में कोई भी संशोधन पास कर सकता है, और लॉर्ड सदन तो कॉमन सदन के द्वारा पास किए गए संशोधन को सदैव पैरवी ही करता है। ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है पैतृक और संवैधानिक राजतंत्र, हेरिडेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आरंभ से लेकर अब तक ब्रिटिश संविधान व्यवस्था में राजतंत्र विद्यमान है। ब्रिटिश राजतंत्र पहल तो पैतृक ही था, परंतु निरंकुश राजतंत्र भी। परंतु अब ब्रिटिश राजतंत्र पैतृक राजतंत्र के साथ साथ एक सीमित राजतंत्र है, और यह ब्रिटिश उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक भाग भी है। ब्रिटिश राजा रानी राज्य का प्रमुख है, और राजा की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठता है। परंतु यदि कोई लड़का न हो तो सबसे बड़ी लड़की राजगद्दी पर बैठती है। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन में आज भी पैतृक राजतंत्र विद्यमान है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र सबसे पुरानी संस्था है। इसका जन्म संसद, न्यायालयों और कैबिनेट से काफ़ी पहले हुआ, और आज भी यह ब्रिटिश लोकतंत्र के अंदर ही विद्यमान है। लेकिन आज ब्रिटिश राजतंत्र की लगभग सभी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। ब्रिटिश राजा एक शानदार परंपरा बनकर ही रह गया है, जो कि गद्दी पर विराजमान तो होता है परंतु शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। वह राज्य का मुखिया तो होता है, परंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उसको सभी शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा किया जाता है। आज भी ब्रिटिश सेना राजा की सेना है, ब्रिटिश समुद्री सेना रॉयल नेवी है, और ब्रिटिश हवाई सेना रॉयल फोर्स है। आज भी ब्रिटेन की सरकार ही हर मैजेस्टी गवर्नमेंट कहा जाता है। आज भी विरोधी दल का नाम हर मैजेस्टी अपोजिशन है, परंतु वास्तविक व्यवहार में राजा किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार आज भी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में पैतृक और संवैधानिक राजतंत्र विद्यमान है, और ब्रिटिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक भाग के रूप में ही राजतंत्र आज कार्य कर रहा है। और ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय सरकार की धारणा को हम बिना किसी संदेह के राजनीति विज्ञान में ब्रिटिश योगदान कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के इस स्वरूप की उत्पत्ति और विकास ब्रिटेन में ही हुआ, और इसके पश्चात ही दूसरे देशों में इस स्वरूप को अपनाया गया। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, जिसको कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, अपने सच्चे स्वरूप में ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान है। ब्रिटिश महारानी राज्य की नाम मात्र की संवैधानिक प्रमुख है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति ब्रिटिश कैबिनेट के हाथ में है, जिसके नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। ब्रिटिश कैबिनेट और संसद में गहरा संबंध है, और सभी मंत्री आवश्यक तौर पर संसद के सदस्य होते हैं। सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से और कैबिनेट सामूहिक रूप से संसद अर्थात कॉमन सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। कैबिनेट प्रधानमंत्री का नेतृत्व अधीन कार्य करता है, और प्रधानमंत्री ही सरकार का मुखिया होता है। ये सब जो विशेषताएं हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, मतलब संसदीय शासन प्रणाली की, वो ब्रिटेन की ही देन है। यानी ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो
उसमें उसके जो पार्लियामेंट्री शासन के जो गुण हैं वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है। अगला है उदारवादी लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था एक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उदारवाद की विचारधारा इससे सभी भागों में विद्यमान है। लोगों की विस्तृत नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। सरकार अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करती है। जनता अर्थात जनमत ही सरकार की नीतियों का आधार है। सरकार का संगठन निष्पक्ष चुनावों के द्वारा किया जाता है। लोगों के विस्तृत राजनीतिक अधिकार प्राप्त है और सरकार का निर्माण में वे पूर्ण भागीदार होते हैं। अगली विशेषता है द्विसदनीय संसद, बाई कैमरल पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद एक द्विसदनीय विधान पालिका है जिसका कि ऊपरी सदन लॉर्ड सदन है और निम्न सदन कॉमन सदन है। कॉमन सदन प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित लोकतांत्रिक राष्ट्रीय सदन है। इसमें कुल 659 सदस्य हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऊपरी सदन लॉर्ड सदन है जो एक नामजद और पैतृक सदन ही है। पहले तो इसकी सदस्यता लगभग 1200 होती थी, परंतु 1999 के पश्चात इस सदन में केवल 92 पैतृक कुलीन पुरुष ही सदस्य रह गए हैं और बाकी पैतृक कुलीन पुरुषों को सदन में बैठने और वोट डालने से वंचित कर दिया गया है। 92 पैतृक कुलीन पुरुषों के अतिरिक्त इसमें 524 आजीवन कुलीन पुरुष हैं और 9 कानूनी पीयर हैं। और अगली विशेषता जो ब्रिटिश संविधान की है वो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संविधान की एक अनोखी विशेषता है कि ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता है। ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कोई भी कानून पास कर सकती है और इसके द्वारा पास किए गए कानून को कोई भी अन्य संस्था या व्यक्ति रद्द नहीं कर सकता। राजा की वीटो शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और ब्रिटिश न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। केवल ब्रिटिश संसद स्वयं ही अपने कानून को बदलने का अधिकार रखती है। और अन्य देशों में देखेंगे, जैसे भारत और अमेरिका में देखेंगे, तो जो ब्रिटिश संसद नियम कानून पास करती है उसे न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ब्रिटिश संविधान में ऐसा नहीं है। वहाँ न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे है सर्वोच्च, आगे की अगली विशेषता है द्विदलीय प्रणाली, बाई पार्टी सिस्टम। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में द्विदलीय व्यवस्था विद्यमान है। वैसे तो ब्रिटिश राजनीतिक वातावरण में कई एक राजनीतिक दल विद्यमान हैं, परंतु वास्तव में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं ही शक्ति के लिए संघर्ष में प्रमुख भागीदारी निभाते हैं और शासन सत्ता में बारी बारी इन्हीं दोनों प्रमुख दलों के हाथ में ही रहता है। 19वीं शताब्दी में जो 2 प्रमुख दल विद्यमान थे वे हैं लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। आजकल जो 2 प्रमुख दल विद्यमान हैं वो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इन 2 प्रमुख दलों के पास ही बारी बारी शक्ति रहती है। आजकल बारी बारी इन्हीं के प्रमुख ही प्रधानमंत्री होते हैं। अगली जो ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है वो है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश शासन की एक बड़ी विशेषता है कानून का शासन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर ही ब्रिटेन के लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद उठा पाते हैं। ब्रिटेन के संविधान में कोई औपचारिक अधिकार पत्र विद्यमान नहीं है, परंतु लोगों के विस्तृत अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। यह अधिकार और स्वतंत्रताएं कानून के शासन के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। एविडाइशी के अनुसार कानून के सिद्धांत का अर्थ है स्वेच्छा की निरंकुश शक्तियों की अनुपस्थिति, नियमित कानून का पूर्ण प्रभावी स्वरूप और कानून के सम्मुख समानता और साधारण कानून के आधार पर लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करना। तो रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। और इसमें इसका जो अंतिम विशेषता है संविधान की वो है मिश्र संविधान। ब्रिटिश संविधान मिश्र संविधान का एक अनोखा नमूना है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का एक मिश्रण दिखाई देता है। महारानी की विद्यमानता राजतंत्र की प्रतीक है। लॉर्ड सदन और प्रिवी काउंसिल की विद्यमानता कुलीन तंत्र की
विद्यमानता को प्रकट करती है, जबकि कॉमन सदन कानून का शासन, संसदीय व्यवस्था, निष्पक्ष और कुशल चुनाव व्यवस्था और संसद की सर्वोच्चता लोकतंत्र के प्रतीक है। इस प्रकार इन सभी विशेषताओं से ब्रिटिश संविधान को एक अनूठा संविधान कहा जा सकता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में हम कह सकते हैं अलिखित और विकसित संविधान की विद्यमानता, परंपराओं की बहुधायता, कानून के शासन का सिद्धांत, संसद की सर्वोच्चता, लोकतंत्र में राजतंत्र की विद्यमानता और सबसे पुराना और विकसित संविधान, उदारवादी लोकतंत्री राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहार में विद्यमानता। ब्रिटिश संविधान विश्वसनीय तौर पर एक अनूठा संविधान है, क्योंकि न तो इसको किसी संविधान निर्माण सभा ने बनाया है और न ही आज तक यह प्रयास किया गया है कि इसको एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया जाए। ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाएं अपने स्वरूप में आज पूर्ण रूप से लोकतंत्री संस्थाएं हैं और इनका विकास धीरे धीरे हुआ है। धीरे धीरे हुए संवैधानिक विकास ने ही यह संभव बनाया है कि एक शुद्ध उदारवादी लोकतंत्री संवैधानिक मशीनरी के अंदर राजतंत्र की विद्यमानता भी बनी रहे। तुलनात्मक राजनीति के लिए ब्रिटिश संविधान का अध्ययन काफी रुचिपूर्ण होता है, क्योंकि इसके अध्ययन से लोकतंत्रीय राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत से विद्वान ब्रिटिश संविधान को एकमात्र संविधान कहते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों के लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना ने ब्रिटिश संविधान को काफी प्रभावित किया है। धन्यवाद।